नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाठा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर से। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंप दी गई है, लेकिन हिंसा का दौर नहीं थम रहा है। हिंदुओं को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। हिंदू सिंगर राहुल आनंदा के घर जला दिए गए। इतना ही नहीं, हिंदुओं की संपत्ति, होटल्स के साथ साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवियों ने एक होटल में आग लगा दी, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का असर भारत में दिखने लगा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल संसद में इसको लेकर चिंता जताई। हिंदू संगठन और सियासी हलकों में भी आवाज उठने लगी है। बात करेंगे डबल ओलंपिक मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के स्वदेश लौटने पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर चाहने वाले मनु के लिए उमड़ पड़े। मनु भाकर ने शूटिंग में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उधर विनेश फोगाट पर भी सबकी निगाहें हैं। आज मनु का ऐसा स्वागत हुआ, उनके साथ जसपाल राणा भी थे, तो बड़ा गाजे बाजे के साथ लोग वहां पहुंचे हुए थे, उनके परिवार के सदस्य पहुंचे हुए थे। दूसरी तरफ आज सब दुआ कर रहे हैं विनेश फोगाट के लिए। बधाई का दौर चल रहा है और आज उनका फाइनल भी है, तो उम्मीद है कि एक मेडल तो पक्का है ही, अब लेकिन सिल्वर होगा या गोल्ड, इस पर निगाहें। लेकिन मनु भाकर को कुछ इस तरह से ग्रैंड वेलकम किया गया। जसपाल राणा, उनके कोच का भी स्वागत हुआ, फूलों की माला पहनाई गई। और ये प्रत्याशित था कि इसी तरीके से मनु भाकर का वतन वापसी पर स्वागत किया जाएगा। जाहिर तौर पर कई मायनों में मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किए हैं। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला शूटिंग में बन गई हैं। ओलंपिक में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया और मनु भाकर से लगातार उम्मीदें जुड़ी हुई थी। विनेश फोगाट के तरफ से भी मेडल एक तरीके से पक्का हो ही गया है। एक तरफ जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो विनेश फोगाट के चाचा महावीर सिंह फोगाट ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर हमला किया। विपक्षी नेताओं ने भी सरकार को इशारों में घेरा, तो कंगना रनौत ने कहा कि मोदी विरोध के बाद भी विनेश फोगाट को पेरिस भेजा गया। बीजेपी नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जब विनेश के बारे में पूछा गया तो वो खामोश रह गए और निकल गए। बृजभूषण के खिलाफ विनेश ने मोर्चा खोला था, आपको याद होगा। काफी लंबे वक्त तक इन तमाम कुश्ती से जुड़े खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था। अब वो वर्ल्ड चैंपियन बनने से विनेश फोगाट बस एक कदम दूर हैं। क्या कुछ कहा बृजभूषण शरण सिंह ने, सुनिए। महावीर फोगाट का कहना है कि विनेश फोगाट का जीतना एक बड़ा तमाचा है। महावीर फोगाट का कहना है कि विनेश फोगाट का जीतना एक बड़ा तमाचा है। तो बृजभूषण शरण सिंह ने खामोशी बरती। वहीं दूसरी तरफ महावीर फोगाट, जो कि उनके कोच भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, ब्रज उनके ये मुंह पर तमाचा है। हमारी जो बेटी करके दिखा दिया, ब्रजभूषण को कर ही नहीं सकती। और उसने जो इनका जो नुकसान किया है वो तो पीछे लग रहा था इसको हराने के लिए, लेकिन जो इसकी मेहनत है, जो कामयाब जनता इसके साथ है। विनेश को क्या आशीर्वाद होगा? बस यही आशीर्वाद है बेटे, जो बहुत जो मेरे जो कई साल से सपने थे वो पूरा के मैं तय दिल से बेटी हो, तो हम भी भगवान तेरे को और भी आगे बढ़ाए। देखिए, परिस्थिति आप सबने देखा भी है। 1.5 साल से जो परिस्थिति जो देश के सामने है, जो चीज़ें 1.5 साल से हो रही हैं, क्योंकि आज भी कभी जो लड़कियां केस में उनको डोप में फंसा के, मेरे ऊपर भी डोप का एक वो केस चला रखा है कि भाई आपको सस्पेंड कर रखा, कोई टूर्नामेंट नहीं खेलने देंगे। तो वो चीज़ें खिलाड़ियों को अरेस्ट करने के लिए चल रही हैं और लगातार ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से भी लड़ रहे हैं। और वो विनेश ने दिखा दिया कि खिलाड़ी कितना स्ट्रॉन्ग होता है और वो अपने देश की बेटियों के लिए लड़ सकती है, तो अपने लिए भी लड़ सकती है, वो दिखा दिया आज।
देखिए देश उन चीज़ों को भूला नहीं है। क्या हुआ, सरकार उनके साथ थी, पूरा देश तो हमारे साथ था ना। उनके हाथ में पावर है, पर ज़िंदगी भर तो पावर नहीं रहनी। तो वो चीज़ें हमेशा लोग भूलते नहीं, वो हमेशा आगे आती है। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। वही लोग बोल रहे थे दबदबा है, किस चीज़ का दबदबा है? आप बेटियों को दबा के दबदबा दिखाना चाहते हैं? किस चीज़ का दबदबा आप बता रहे हैं? अगर आप खिलाड़ियों को अच्छे से सपोर्ट करते, उनकी हेल्प करते, उन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, तो किसको प्रॉब्लम थी आपसे? किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। तो फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश ने अपनी मां से वीडियो कॉल करके बातचीत की और कहा कि वो जरूर गोल्ड जीतेगी। विनेश ने पेरिस में प्रतिद्वंदी पहलवानों को पटखनी दी, तो इधर भारत में इस पर सियासी नूरा कुश्ती शुरू हो गई। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी पर हमला बोला है। भारत की बेटी आज फाइनल में है। देश का तिरंगा की शान उसके हाथों में है। फाइनल में जाने का मतलब गोल्ड या सिल्वर पक्का। हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि वो जब लौटे बेटी हमारी विनीत फोगाट, तो उसके हाथों में चमचमाता हुआ गोल्ड मेडल हो। पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वारे भाजपा, तुमने कितना, तुम्हारे और तुम्हारे लोगों ने उसके राधाएं में बाधाएं डाली, पर उसने ये गोल्ड मेडल तक पहुंचकर, फाइनल तक पहुंचकर ये दिखा दिया कि हमारी बेटियां आज देश में, दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं। जिस तरीके से विनेश फोगाट हों, साक्षी मलिक हों, और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी बृजभूषण शरण सिंह के साथ, जो एक इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कोई उन पे कार्रवाई नहीं की गई। उनको बकायदा उनकी सीट पर बनाए रखा, सीट की टिकट नहीं दे पाए तो उनके सुपुत्र को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चार्जशीट तक बताती है कि ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे जहां बृजभूषण शरण सिंह गिल्टी पाए गए थे, और वो लड़कियां अपनी लड़ाई लड़ रही थी, न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक शब्द भी नहीं किया होगा उनके समर्थन में। अंतरिम सरकार कमान संभालने की तैयारी में है। बेगम खालेदा जिया की सत्ता में वापसी हो रही है। शेख हसीना का भविष्य सवालों के घेरे में है, लेकिन बांग्लादेश में उथल पुथल की मार अगर किसी पर सबसे ज्यादा पड़ रही है तो वहां बसे अल्पसंख्यक यानी वहां के हिंदू हैं। बांग्लादेश में इस समय हिंसा का जो दौर चल रहा है उसके सबसे बड़े शिकार हो रहे हैं वहां के हिंदुओं पर वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं और भय और डर का माहौल है, हताशा में वो लोग हैं। और सच तो यह है कि उनकी सुध लेने वाला इस समय बांग्लादेश में कोई नहीं है। तो हिंदू मंदिर निशाने पर हैं, वहां के बड़े बड़े टॉप सिंगर जिन्होंने बांग्लादेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ऊंचा किया। राहुल आनंदा का घर जला दिया गया और हिंदू परिवार इस समय डरे सहमे हुए हैं। मंदिरों तक हमला और चुन चुनकर हिंदू कारोबारियों के व्यवसायों, उनके प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा रहे हैं। और एक मौके के रूप में ऐसा लगता है कि उनको इसे देख रहे हैं। हिंदू आबादी जहां जहां पर है उनके घरों को चुन चुनकर कुछ इस तरह से जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के शिकार हुए लोग गायक राहुल आनंदा बांग्लादेश के चर्चित चेहरे हैं। बांग्लादेश के लोक गीत को प्रसिद्धि दिलाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन बीती रात ढाका में उनके घर पर हमला हुआ, पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया, जला दिया गया। राहुल आनंदा किसी तरह खुद को और अपने परिवार को बचा पाने में कामयाब हुए और वहां से भाग निकले।
जो देश रक्तपात के दलदल में डूबता जा रहा हो, उसे संगीत भला क्यों भाएगा? जो देश हिंसा की राह पर चल पड़ा हो, उसे ऐसी स्वर लहरियां भला कैसे आनंदित करेंगी? ये बांग्लादेश है, नफरत के बारूद तले जल रहा है। यहां खून खराबे का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। यहां अभी सिर्फ अस्थिरता है, अराजकता है, खून खराबा और बर्बादी है। बांग्लादेश की आवाम इस वक्त अराजकता की अंधेरी सुरंग में फंसी हुई दिखाई दे रही है। उसे सही और गलत का फर्क नहीं दिख रहा। लोकतंत्र के तकाजे पीछे छूट गए, भीड़ तंत्र हावी हो गया है और उसी का नतीजा है ये आगजनी। ये लोक गायक राहुल आनंदा का घर है, जो अब तहस नहस हो चुका है। ये कोई आम घर नहीं है। इस घर में कभी धुनें पिरोई जाती थी, आज यहां नफरत पिरोई गई है। इस घर में कभी लोक गीत की लहरें फूटती थी, आज यहां हिंसा का लावा फूट रहा है। इस घर में कभी मैक्रों जैसे राजनेता आए थे, आज इस घर में उपद्रवियों का धावा हुआ है। ये घर कभी 3000 वाद्य यंत्रों का संग्रहालय था, आज ये राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। राहुल आनंदा बांग्लादेश के बड़े लोक गायक हैं। 2006 में जोलीर गान लोकगीत ग्रुप बनाया, जो कि बेहद मशहूर हुआ। वो थिएटर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं। उनका ये घर ढाका का बड़ा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था, लेकिन संस्कृति और संगीत की इस पवित्र भूमि पर उपद्रवियों ने प्रहार किया और दुनिया को बता दिया कि बांग्लादेश का चरित्र तेजी से बदल रहा है। इस हमले के बाद राहुल आनंदा अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि हिंसा के इस दौर में छिपकर रहना ही बड़ी सुरक्षा है। आज तक ब्यूरो। वहीं 3 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक मंडल भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ गए हैं, अनुभव मिश्र में सहयोगी कलकत्ता से जुड़ गए हैं, वहीं मंजीत नेगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। मंजीत, शेख हसीना का भविष्य क्या है, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन क्या 48 घंटे में तस्वीर साफ हो पाएगी या फिर नहीं? देखिए नेहा, मैंने कल इस बात की जानकारी दी थी कि हिंडन से दिल्ली सफदरजंग और पालम के लिए भारतीय वायुसेना और सुरक्षा बलों ने ड्रिल की है। हेलीकॉप्टर की उड़ान हुई, आज भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर वो उड़ान देखी गई और इस बात की तैयारी की जा रही है कि शेख हसीना अब जिस तरह के हालात बने हुए उनके लंबे समय तक भारत में रुकना पड़ सकता है, तो ऐसे में उन्हें हिंडन में बहुत देर तक नहीं रखा जा सकता, उन्हें दिल्ली या किसी दूसरी जगह में लाना होगा और उसी को लेकर ड्रिल हो रही हैं। ऐसा भी माना जा हो सकता है अभी अपुष्ट खबरों से कि उन्हें हिंडन से शिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। और मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में इस वक्त भी चाहे विदेश मंत्रालय की बात की जाए, रक्षा मंत्रालय की बात की जाए, सभी बड़े अधिकारी ढाका और बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर मंथन कर रहे हैं।
नेहा, अभी तक अगर हम देखें भारत की सुरक्षा बलों के सामने, एजेंसियों के सामने 2.5 यानी कि 2.5 फ्रंट चुनौती की बात होती थी, चीन, पाकिस्तान और इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन अब नई परिस्थितियों में 3.5 चुनौतियों की बात की जाए, फ्रंट चुनौतियों की बात की जाए, यानी कि बांग्लादेश। मंजीत, संशय बना हुआ है शेख हसीना के भविष्य पर, उसी तरह से संशय और संकट अनुपम बना हुआ है बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर। वो इस समय संकट में। सवाल है कि वहां पर बचे हुए हिंदुओं का होगा क्या? जो इस समय घटनाक्रम है इसमें वो बच पाएंगे या नहीं? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि बांग्लादेश में इस वक्त 1.5 से 2 करोड़ के आसपास जो हिंदू आबादी है, लगभग 8% के आसपास जो आबादी है वो हिंदुओं की आबादी है और माइनॉरिटी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौम इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की है। और जो परिस्थितियां, जो हालात पिछले कई दिनों में पैदा हुए हैं, खासतौर पर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से जिस तरह उग्र वारदातें हो रही हैं, हिंसक वारदातें हो रही हैं, उनमें मुख्यतः जो टारगेट है वो अवामी लीग के नेता और पुलिस हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ जगहों पर हिंदुओं पर हमले, हिंदू मंदिरों पर हमले, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो 2 तरह की खबरें हैं। एक तो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। एक खबर ऐसी भी है कि कई जगहों पर हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा की जा रही है, प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है कि 15 सालों तक अवामी लीग सत्ता पे रही, शेख हसीना की सरकार सत्ता में थी, जो हमेशा से भारत की दोस्ती के लिए जानी जाती रही और जो ये पार्टी रही, ये भारतीयों के लिए काफी सुरक्षित महसूस की जाती रही बांग्लादेश में। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के शासनकाल में इस तरह के हमले नहीं हुए, वो उस शासनकाल में भी हमले हुए। हमें याद है पिछली बार दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह की कई वारदातें हुई थी, जहां जो दुर्गा पंडाल है उनको टारगेट किया गया था। रुक करेंगे, लेकिन इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। हिंदुओं की आबादी वहां लगातार सिमट रही है और उनका जीना दूभर हो रहा है। और अब ताजा हालात में बांग्लादेश में रहने वालों के लिए वहां पर रह पाना, वहां पर टिक पाना मुश्किल होता जा रहा है। इस होटल को आग के हवाले होना पड़ा क्योंकि इसका मालिक आवामी लीग का नेता है और इसी होटल में जलकर 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। ढाका के जाबिर इंटरनेशनल होटल में उपद्रवियों ने बड़ा धावा बोला, तोड़फोड़ की और 24 लोगों को जिंदा जला डाला। मरने वालों में एक इंडोनेशिया का भी नागरिक है। इस होटल का मालिक शाहीन चक्कलादार है, जो कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़ा है। इस वक्त पूरे बांग्लादेश में हमलों का सिलसिला चल रहा है और उपद्रवियों के निशाने पर खास तौर पर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं और इनके घर हैं, मंदिर है और कारोबार है, और ये भारत के लिए चिंता की बात है। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. बांग्लादेश से आ रही खबरें भारत को बेचैन करने वाली हैं। 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबर है। इन तमाम जिलों में हिंदू निशाने पर हैं। ছুটুপুর গ্রাম, জিগরা থানা, জহর জেলা। আপনি যাচ্ছেন ওখানে, আপনার পরিবার আছে এখন ওখানে? আছে। আচ্ছা, ওখানে আছে। কিছু বলছে ওরা? পরিস্থিতি কি রকম? বাড়ি মানাকে গিয়েছে, বাবা বাইরে বেরিয়ে না, সমস্যা মানাকে দিয়ে চলবে। এখন যেতে কি ভয় লাগছে? ভয় ডর আছে কোথাও? তো ভয়, হিন্দু বলে ভয়। এই যে যাচ্ছেন, এই যে খবর আসছে যে হিন্দুদের উপরে অ্যাটাক হচ্ছে, এটা কতটা সত্যি কি জানতে পেরেছেন? পুরোটাই সত্যি, পুরোটাই সত্যি। আমরা যে আসবো গুছাই গাছাই নিয়ে আমাকে কি বর্ডার খুলে দেবে, জাতি দেবে ওদিকে? বলো, আপনি চান যে ভারতে চলে আসতে? হ্যাঁ, যদি আমাকে সেরকম
আসতে পারতাম তাহলে তো আমরা চলে আসতাম। আমরা এইরকম হুমকির মুখে আর থাকতে চাচ্ছি না। एक वक्त था जब बांग्लादेश में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन बदलते हालात और वक्त के थपेड़ों और हिंदू विरोधी ताकतों के बढ़ते वर्चस्व के चलते बांग्लादेश से हिंदू बेदखल होने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1964 से 2013 के बीच 1,13,00,000 हिंदुओं का बांग्लादेश से पलायन हुआ। रोजाना 662 हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। सालाना 2,30,612 हिंदू बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हुए। इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 7.95% है, यानी करीब 1,30,00,000। और इसीलिए अब भारत से आवाज उठ रही है बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में बसाने की। আপনারা প্রস্তুত থাকুন, 1 কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বাংলাদেশে হিন্দু কতল চলছে। রংপুরের কাউন্সিলর নগর পরিষদের হারাধন নায়ক তাকে খুন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে 13 জন পুলিশ খুন হয়েছে, থানার মধ্যে 9 জন হিন্দু। নোয়াখালীতে হিন্দু বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি কাউকে মার খেয়ে আসতে হয় আমাদের দেশ নেবে। ये सच है कि बांग्लादेश के रहने वाले हिंदुओं के लिए अब वहां जिंदगी बचाने की लड़ाई शुरू हो गई। ढाका से भारत ने अपना कूटनीतिक दायरा समेटना शुरू कर दिया है। राजनयिकों की वापसी हो रही है और बांग्लादेश में रहने वाले 1,30,00,000 हिंदू भगवान भरोसे होते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। खुर्शीद ने किताब के विमोचन के वक्त ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। इस पर पलटवार किया संबित पात्रा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदू संकट में है और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और भारत में हिंदू संगठन हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनकी मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे और उनको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाए। क्या लग रहा है आपको टारगेट किया जाता है? टारगेट की तरफ हो ही रहा है, समाचार हम सुन रहे हैं। कई मंदिर जला दिए गए हैं वहाँ पर और हिंदुओं को मारा भी जा रहा है, घर जला दिया गया है। तत्काल में क्या करना चाहिए सरकार को? ये सरकार ने करना चाहिए। हमने सरकार को निवेदन किया है कि वो इसमें उचित कदम उठाए। बांग्लादेश के लगभग हर जिले में हिंदू सिख व्यवसाय, मकान, पूजा स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, इनको नुकसान पहुंचाने की घटना हुई है। 2 काउंसिलर्स की हत्या हो गई, काली मंदिर में आग लगा दी गई, इस्कॉन के मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। ये अच्छा नहीं। तो बहुत ही भय की स्थिति है पूरे बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के अंदर। अलग अलग मंदिरों के जो भक्त हैं वो अलग अलग जगह में छुपे हुए हैं। कुछ मंदिर को पूरी तरह से खाली करके भी भक्त चले गए हैं और उनको पता नहीं कि वो किसकी से मदद की सहायता मांगे, क्योंकि बहुत जगह पुलिस स्टेशनों को भी नष्ट कर दिया गया है। कुछ तो कहीं कहीं तो पुलिस वालों का भी मर्डर हो गया है। तो पूरी अराजकता है बांग्लादेश में
हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे मदद मांगे। स्थिति बहुत ही भयंकर है। हम ये आशा करते हैं कि हमारे देश की सरकार इसके ऊपर में कदम उठाएगी। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मौजूदा स्थितियां बन रही हैं भारत के इर्द गिर्द के देशों में, उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। बांग्लादेश के हालात पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि मैं यही आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे हैं, कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी हम इतिहास के परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई? जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसके भविष्य पर ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने कही हैं।